नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम समझने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाला टॉपिक जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ये तीनों शब्द अर्थशास्त्र की नींव हैं और यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस विषय की गहराई में उतरें तो राष्ट्रीय आय या जो हमारी नेशनल इनकम है उसे हम बहुत ही आसानी से एक परिवार की आय से जोड़कर देख सकते हैं। मतलब जैसे एक परिवार की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हाँ, हम देखते हैं कि उनकी कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। एकदम सही। तो देश की जो आर्थिक सेहत है उसका पूरा चित्र हमें इसी से मिलता है। देश की आर्थिक सेहत मापने का ये सबसे प्रमुख पैमाना है। मतलब कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल आय कितनी है और व्यय कितना है, ये सब शामिल होता है इसमें। हाँ बिल्कुल। तो आर्थिक सेहत को मापने के लिए सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय जो पैमाना है वो है हमारा जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सही कहा। तो अगर हम इसे समझें तो जीडीपी असल में एक भौगोलिक अवधारणा है। मतलब एक देश की जो भौगोलिक सीमा है, जिसे हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री कहते हैं, उसके भीतर एक विशिष्ट समय अवधि में जो उत्पादन होता है, हाँ, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के अंदर जी, उसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अब यहाँ सकल या ग्रॉस का मतलब है बिना किसी कटौती के। बिल्कुल कोई कटौती नहीं होती इसमें। और घरेलू मतलब केवल भारत की सीमा के अंदर। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये अंतिम वस्तु या फाइनल गुड्स ही क्यों? मतलब क्या इससे कोई दोहरी गणना का डर रहता है? हाँ, बिल्कुल रहता है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार बन रही है। अच्छा। अब एक कार की कीमत में उसके जो टायर होते हैं उनकी कीमत तो पहले से ही शामिल होती है ना? हाँ वो तो है। टायर के बिना कार का मूल्य कैसे तय होगा? बिल्कुल। तो इसलिए उस टायर की कीमत को हम अलग से नहीं जोड़ते। अगर जोड़ेंगे तो 2 बार गिनती हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओहो, मतलब कागज पर तो लगेगा कि बहुत उत्पादन हुआ है। हाँ, और एक और बहुत दिलचस्प शर्त है इसमें। अगर कोई विदेशी कंपनी है, जैसे मान लीजिए एप्पल है। हाँ, एप्पल के फोन भारत में भी बनते हैं। हाँ, तो अगर एप्पल भारत में फोन बनाए तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो काम भारत की सीमा के अंदर हो रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसके उलट कोई भारतीय नागरिक है जो दुबई में काम कर रहा है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं, पैसा तो वो भारतीय कमा रहा है ना? हाँ, लेकिन उत्पादन भारत की भौगोलिक सीमा में नहीं हो रहा है ना। समझ गया। मतलब सिर्फ जमीन देखी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए उत्पादन उतना ही रहे और सिर्फ महंगाई की वजह से कीमत बढ़ जाए, तो क्या सचमुच जीडीपी बड़ी है? यहीं पर तो 2 नए रूप सामने आते हैं, नॉमिनल और रियल जीडीपी। हाँ, नॉमिनल और रियल। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो तो वर्तमान वर्ष की कीमतों पर गिनी जाती है। मतलब इसमें तो मुद्रास्फीति या महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। बिल्कुल, इसलिए नॉमिनल जीडीपी कभी सच्ची तस्वीर नहीं दिखाती। तो सच्ची तस्वीर के लिए रियल जीडीपी चाहिए। एकदम। इसीलिए रियल जीडीपी को एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर की स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी फैक्ट है। अच्छा, क्या फैक्ट है वो? यही कि आर्थिक विकास को मापने का सबसे बेहतर पैमाना कौन सा है, तो उसका सही जवाब हमेशा रियल जीडीपी ही होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन तब फिर इस महंगाई को मापा कैसे जाए? यहाँ प्रवेश होता है जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर, इसका सूत्र क्या है? बहुत ही आसान है। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग दीजिए और फिर 100 से गुणा कर दीजिए। मतलब नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100। अच्छा, ये मापता है कि समय के साथ वस्तुओं की कीमतों में कितना बदलाव आया है। बिल्कुल। लेकिन महंगाई नापने के लिए हमारे पास पहले से ही सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी होते हैं ना? होते हैं, लेकिन उनके विपरीत ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, ये महंगाई मापने का सबसे व्यापक तरीका है। वो क्यों? क्योंकि इसमें देश की सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। सही है, ये तो समझ आ गया कि जीडीपी क्या है, लेकिन इसे गिना कैसे जाता है? इसे गिनने के 3 प्रमुख रास्ते हैं और तीनों एक ही मंजिल तक जाते हैं। 3 रास्ते, एक उत्पादन विधि, एक आय विधि और तीसरी व्यय विधि, है ना? बिल्कुल। मैं संक्षिप्त में स्पष्ट करती हूँ। पहला है उत्पादन विधि। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य का योग किया जाता है। मतलब हर स्तर पर जो वैल्यू ऐड हुआ है।
हाँ, फिर दूसरा है आय विधि। इसमें उत्पादन के जो कारक होते हैं ना, जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, इन सब से जो कुल आय होती है उसे जोड़ा जाता है। और तीसरा व्यय विधि, मतलब खर्चे वाला रास्ता। एकदम सही। देश में होने वाले कुल खर्च का योग। और अंत में इसका एक मास्टर सूत्र भी है। अच्छा, वो सूत्र क्या है? जीडीपी बराबर C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M। मतलब उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च और फिर ब्रैकेट में निर्यात माइनस आयात। बिल्कुल। उपभोग यानी C, निवेश मतलब I, सरकारी खर्च G और निर्यात माइनस आयात। बहुत ही शानदार। तो अभी तक बात हो रही थी कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि उत्पादन कौन कर रहा है, तब क्या होगा? तब यहाँ जीएनपी की एंट्री होती है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, तो इसमें नागरिकों पर फोकस होता है। हाँ, यह देश के नागरिकों यानी सिटीजन्स द्वारा देश या विदेश में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य है। तो इसका मतलब जीडीपी और जीएनपी के बीच भी कोई पुल होगा? बिल्कुल है। इस पुल को NFIA कहते हैं, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका सूत्र है NFIA बराबर भारतीयों को विदेशी आय माइनस भारत में विदेशियों की आय। अच्छा, तो अगर भारतीय बाहर से ज्यादा पैसा लाएं, तो NFIA धनात्मक या पॉजिटिव होगा? हाँ, और अगर विदेशी ज्यादा ले जाएं, तो ऋणात्मक या नेगेटिव होगा। और भारत के लिए आमतौर पर क्या होता है? भारत के लिए ये आमतौर पर ऋणात्मक ही होता है। तो मुख्य अंतर यही है कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFIA। मतलब जहां जीडीपी एक भौगोलिक या टेरिटोरियल अवधारणा है, वहीं जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा है। बिल्कुल। और मान लीजिए अगर कोई बंद अर्थव्यवस्था है, यानी क्लोज्ड इकोनॉमी है, जहां आयात निर्यात शून्य होता है, तो वहां क्या होगा? वहां जीडीपी और जीएनपी बिल्कुल बराबर होते हैं। क्या बात है। अब एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है। जब फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है तो मशीनों में टूट-फूट भी तो होती है ना? इस नुकसान का हिसाब कैसे रखा जाए? यहीं पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। अच्छा, एनडीपी। हाँ, जब मशीनों का उपयोग होता है तो उनमें मूल्य ह्रास आता है, घिसावट आती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा? जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें? एकदम सही। एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीपी कभी भी जीडीपी से अधिक नहीं हो सकता। मतलब एनडीपी हमेशा जीडीपी से कम ही रहेगा? बिल्कुल। इसका मुख्य उपयोग विभिन्न देशों की जो घिसावट नीतियां होती हैं, उनकी तुलना के लिए होता है। अर्थशास्त्र में इस डेप्रिसिएशन का काफी महत्व लगता है। बहुत ज्यादा है। ये पूंजीगत संपत्तियों जैसे मशीन या बिल्डिंग के मूल्य में समय के साथ आने वाली कमी है। परीक्षा का एक सीधा प्रश्न बताती हूँ। सकल से शुद्ध पर जाने के लिए क्या घटाया जाता है? अच्छा, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए तो उत्तर होगा मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन। बिल्कुल। और भारत में इसकी दरें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तय करता है। तो जैसे हमने जीडीपी से टूट-फूट हटाकर एनडीपी निकाला, वैसे ही अगर हम जीएनपी से टूट-फूट हटाएं तो क्या मिलेगा? तब हमें अर्थव्यवस्था का सबसे शुद्ध रूप मिलेगा, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी कहते हैं। एनएनपी सूत्र होगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। हाँ, ये वास्तविक उत्पादन क्षमता व आय को दर्शाता है। लेकिन इसमें वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का भी तो कोई अंतर होता है ना? बिल्कुल होता है। मार्केट प्राइस यानी एमपी और फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत का मतलब क्या है? वो फैक्ट्री में बनाने की मूल लागत है, जैसे भूमि, श्रम और पूंजी का खर्च। और मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य? जिस कीमत पर वस्तु बाजार से खरीदी जाती है। मतलब जिसमें सरकार टैक्स वगैरह जोड़ देती है। हाँ, सरकार इसमें अप्रत्यक्ष कर लगाकर कीमत बढ़ा देती है और सब्सिडी देकर कीमत घटा देती है। तो एमपी बराबर एफसी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। एकदम सही। तो फिर देश की असली राष्ट्रीय आय किसे माना जाए? यूपीएससी का सबसे चर्चित प्रश्न यही है। असली राष्ट्रीय आय है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एट एफसी। अच्छा, तकनीकी लोग से इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। हाँ, इसका सूत्र है एनआई बराबर एनएनपी एट एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये दर्शाता है कि नागरिकों ने वास्तविक रूप में
कितनी संपत्ति का सृजन किया है। ये तो ही पूरे देश की बात, लेकिन एक आम इंसान के हिस्से में क्या आता है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम को समझते हैं। मतलब कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें? बिल्कुल, ये लोगों के जीवन स्तर और आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। अगर हम भारत की बात करें तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? वर्तमान में गोवा में ये सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है। लेकिन ये सब आंकड़े देश के सामने रखता कौन है और इसका इतिहास क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय, जीडीपी और बेरोजगारी के आधिकारिक आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO जारी करता है। अच्छा, क्या ये वित्त मंत्रालय का काम है? नहीं, ये वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि मौसमी मंत्रालय के अधीन है। अच्छा। हाँ, 2019 में CSO और NSSO को मिलाकर NSO बनाया गया था और अभी गणना का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है। और इसका ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है? 1867-68 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने गणना की थी और 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल में। सिर्फ 20 रुपए? हाँ, फिर 1931-32 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना डॉक्टर VKRV राव ने की। और आजादी के बाद? आजादी के बाद 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनी थी। तो इन सब आंकड़ों के आधार पर पूरी दुनिया में भारत आज कहाँ खड़ा है? देखिए, नॉमिनल GDP यानी एक्सचेंज रेट के आधार पर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, 5वीं? लेकिन क्रय शक्ति समता यानी PPP के आधार पर हम कहाँ हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन और अमेरिका के बाद। PPP का मतलब वही ना कि $1 में अमेरिका और भारत में क्या क्या खरीदा जा सकता है, उसकी तुलना। बिल्कुल वही। और वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाँ, सरकार का भविष्य का लक्ष्य भी तो है ना? हाँ, भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य इसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। एक परीक्षा टिप भी दे दूं? बिल्कुल। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए GDP ग्रोथ रेट के अनुमान सीधे बैंकिंग और PCS परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत खूब, सारी थ्योरी हो गई, अब बारी है कुछ एग्जाम मास्टर ट्रिक्स और सीधे सवालों की। हाँ, ये बहुत काम आएंगे। तो पहली ट्रिक, अगर ग्रॉस से नेट जाना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर, तो क्या करें? तो डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास घटाएं। और दूसरी ट्रिक, अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, घर से राष्ट्र की ओर, तो NFIA यानी विदेशी आय जोड़ें। और तीसरी ट्रिक, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, बाजार से फैक्ट्री। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करें, मतलब टैक्स घटाएं और सब्सिडी जोड़ें। बेहतरीन। अब कुछ बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी ले लेते हैं, FAQs। हाँ, बिल्कुल। पहला, आर्थिक विकास का सटीक मापक क्या है? उत्तर है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय यानी रियल PCI। दूसरा, भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर का लगभग 53%। तीसरा, सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? उत्तर है कृषि क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। और चौथा प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जहां आयात निर्यात शून्य होता है, इसलिए वहां GDP बराबर GNP होता है। बहुत ही शानदार। आज का ये गहन विश्लेषण वाकई ज्ञानवर्धक रहा। अर्थशास्त्र के इतने भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स कितनी आसानी से समझ आ गए। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों को सोचने के लिए एक गहरा विचार देना चाहूंगी जो सीधे हमारे आज के विश्लेषण से निकला है। जी, जरूर बताइए। आज हमने देखा कि देश की GDP में 53% योगदान सेवा क्षेत्र का है, लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र से आता है। हाँ, ये तो हमने अभी देखा। तो जरा सोचिए, जो क्षेत्र देश की आधी से ज्यादा आय बना रहा है, वहां रोजगार कम है, और जहां सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनका आय में योगदान कम है। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल। क्या इस असंतुलन का सीधा असर देश की प्रति व्यक्ति आय के उस अंतर पर नहीं पड़ता जिसकी हमने पहले बात की थी? इस आर्थिक पहेली पर जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये सोचने वाली बात है। आप सभी इस पर जरूर विचार करें और सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।